हाँ बच्चों, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सैलरी का रिवीजन। पहले तो एक बात सुन लो, फर्स्ट रिवीजन कम से कम 4-5 घंटे का बनेगा, और 5 घंटे में अगर तुम्हारी सैलरी रिवाइज हो जाए तो कोई क्या है, बुरी बात नहीं है। और सेकंड रिवीजन क्या होगा? 1 घंटे का। उसमें सिर्फ मैं क्या बोलूँगा? प्रोविज़न। इसमें मैं क्या डिस्कस करूँगा? साथ में एग्जाम्पल्स भी क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा। और उसमें सिर्फ क्या होंगे? प्रोविजंस। तो इसमें एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे। ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्स होगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, बट क्या लॉजिक वॉजिक डिस्कस नहीं होंगे, और सेकंड एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट पर डिस्कस नहीं होंगे। और उसके बाद में 1 घंटे की वीडियो और बनेगी जो कंप्लीट सैलरी में क्या होंगे? प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सैलरी का रिवीजन। तो सबसे पहले तो बताओ, सैलरी हेड में टैक्सेबल क्या होता है? कब सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है? जब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की क्या हो? रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कब मानते हैं? जब पेयर क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है किसको? पेई को। पेयर किसको कंट्रोल कर सकता है? पेई को। कंट्रोल का मतलब क्या, कब और कैसे करना है, सब कौन डिसाइड करेगा? एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। देखो आप मुझसे पढ़ रहे हो और मुझे क्या दे रहे हो? फीस दे रहे हो। और दूसरी तरफ एक स्कूल होता है, ठीक है, या मैं आगे किसको पेमेंट कर रहा हूँ? मनीष सर को। आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये स्टूडेंट है और ये स्कूल है, आप मुझे फीस दे रहे हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट है। तो क्या मैं आपका एम्प्लॉई हूँ? क्या आप कंट्रोल करते हो क्या, कब कैसे कराने? नहीं, वो मेरे डिस्क्रिप्शन पर होता है। तो मेरी इनकम किस में टैक्सेबल नहीं होगी? सैलरी हेड में। लेकिन आगे जो मैं मनीष सर को दे रहा हूँ वो किस में टैक्सेबल होगा? सैलरी हेड में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एम्प्लॉयर हूँ और वो एम्प्लॉई है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उनको मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ कि ये चीज़ ऐसे करनी है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल इज़ नॉट एम्प्लॉई ऑफ स्टूडेंट, बट टीचर्स आर एम्प्लॉइज ऑफ स्टूडेंट। तो सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगा जब क्या, कब और कैसे करना है ये कंट्रोल हो सकता हो। इसके रिलेटेड इंस्टीट्यूट का जो एग्जांपल है वो मुझे आपको पढ़ाना है। ये आपकी स्टडी मटेरियल का बच्चों पेज नंबर कौन सा है? 4.9। उस पर हम पढ़ रहे हैं, सुजाता एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स वेयर शी इज पेड अ मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 2 lakhs। सुजाता को कितना रेम्यूनरेशन मिलता है? मंथली रेम्यूनरेशन कितना मिलता है? 2 lakhs का। शी एक्ट्स इन वेरियस फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स। ये अलग अलग फिल्म्स में क्या करती है? अब एक्टिंग करती है। द रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग इन सच फर्म इज डायरेक्टली पेड टू चोपड़ा फिल्म्स बाय द डिफरेंट प्रोड्यूसर। ठीक है, ये सुजाता है। इसका एग्रीमेंट है किसके साथ? चोपड़ा फिल्म्स के साथ, कि चोपड़ा फिल्म्स इसको मंथली सैलरी देते। अब इस सुजाता की किसी भी मतलब मूवी में या नाटक में ज़रूरत होती है तो वो लोग किससे बात करते हैं? इससे, और इसको पेमेंट कर देते हैं और सुजाता वहाँ एक्टिंग करके आ जाती है। चोपड़ा फिल्म्स उनसे क्या लेता है? इससे सुजाता को कोई लेना देना नहीं है। सुजाता को मंथली कितने रुपए मिलते हैं चोपड़ा फिल्म से? 2 लाख रुपए। तो सुजाता चोपड़ा फिल्म्स के कंट्रोल में क्या कर रही है? काम कर रही है, क्योंकि उसको चोपड़ा फिल्म्स सीधा फिक्स सैलरी देता है। अब क्या एक्टिंग करवानी है, कैसे करवानी है, किसके डिस्क्रिप्शन पर है? चोपड़ा फिल्म्स। उसको कितने मिलते हैं? 2 lakhs। तो 2 lakhs क्या है? सैलरी होगा इन द हैंड्स ऑफ सुजाता। नेक्स्ट क्या है? अगर सुजाता एक्ट्स इन वेरियस फिल्म्स एंड गेट्स फीस फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से डायरेक्ट बात होती है। जैसे अनुष्का शर्मा है, वो किसी की क्या नहीं है? एम्प्लॉई नहीं है। उसके पास आता है प्रोड्यूसर, एक्टिंग करती है और पेमेंट लेती है। तो वो क्या हो गया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, सी पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। डी पॉइंट क्या है? सैलरी पेड टू पार्टनर इज नथिंग बट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर को जब फर्म से मिलती है तो पार्टनर फर्म का कोई क्या नहीं होता? एम्प्लॉई नहीं होता, वो तो उसका क्या होता है? मालिक। तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। तो आपको पीजीबीपी के सेक्शन 28 में चार्जिंग सेक्शन में बताया भी हुआ है कि कहाँ टैक्सेबल होती है? पीजीबीपी में। ठीक है, और कमीशन अगर डायरेक्टर को मिलता है तो डायरेक्टर की इनकम तभी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी जब वो एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई कब मानते हैं? जब वो होल टाइम एक ही कंपनी के लिए क्या करता है? काम करता है। डायरेक्टर अदरवाइज क्या करते हैं? प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करते हैं, ना कि किसी एक कंपनी के लिए काम करते हैं। तो ठीक है, कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी सैलरी ओनली इफ डायरेक्टर इज एम्प्लॉई। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है, एम्प्लॉई मतलब कंपनी के अंडर में काम नहीं करता है, उसके कंट्रोल में, और जनरली नहीं करते हैं, तब ये एम्प्लॉई बिजनेस की इनकम या अदर सोर्स की इनकम होगी, लेकिन किसकी नहीं होगी? सैलरी की नहीं होगी। हाँ, तो बच्चों अब सैलरी में टैक्सेबल होगा तो अब हम सीखेंगे क्या सैलरी हेड में? अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को तरह तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें देता है सैलरी के अलावा। अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट पर बेनिफिट्स। आरबी मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? कैश में देना, बट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। जैसे आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए दे दिया, हॉस्टल के लिए दे दिया बच्चे के। परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? लैपटॉप देना, कार देना, इस तरह की चीज़ें काइंड में देना। और रिटायरमेंट मतलब एक पर्टिकुलर आप पोस्ट पर हो, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना, क्या कहलाता है? परक्विजिट्स। और रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब जैसे रिटायरमेंट पर पेंशन आती है, ग्रेच्युटी आती है, ये सब। तो इन सब के हमने रूल डिस्कस करने हैं कि साइड में सैलरी हेड में कि कितना कितना क्या क्या टैक्सेबल है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अलाउंसेस। अलाउंसेस जो मैं आपको समझाऊंगा उसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या फुली टैक्सेबल। जितने हम बात करेंगे वो क्या है?
उनमें कुछ एग्जेम्पशन होगी। एग्जेम्पशन का मतलब उस पार्ट पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये कितना एग्जेम्प्ट है, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अब मान लो मेरा एम्प्लॉयर मुझे बेसिक सैलरी तो देता है 50,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी का मतलब क्या है कि आप इस पैसे को कहीं भी खर्च करो, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। 50,000 पर मंथ आप कहीं भी खर्च करो, हमें कोई टेंशन नहीं है। वो मुझे बेसिक सैलरी कितनी देता है, 50,000 पर मंथ। इसका मतलब क्या है, मैं इसको कहीं पर भी खर्च करूं। इसके अलावा वो मुझे क्या देता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मान लो वो मुझे 500 रुपये पर मंथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देता है। कितने बच्चों के लिए, मेरे 5 बच्चों के लिए। मतलब कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसके लिए मैं कितने रुपए दे रहा हूँ, 500। तो मुझे टैक्स कितने पर देना होगा, कितने रुपए एग्जेम्प्ट है, 100 रुपये। 500 में से 100 माइनस क्यों किए, क्योंकि एग्जेम्प्ट है। और 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे साल भर का टैक्सेबल। और कितने बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट है, 2 बच्चों के लिए। और बाकी 3 के लिए क्या होगा, 0 एग्जेम्प्ट इंटू 12 इंटू 3। तो इस पार्ट पर मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो -100 कर देना, कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए। और 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साल भर का टैक्स लगता है। और बाकी बच्चों के लिए कुछ भी माइनस नहीं करना, 0 तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड क्या है, एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन क्या देता है कि उसकी ज्वाइनिंग साल के बीच में हुई, तो फिर 12 से मल्टीप्लाई कराते हैं कुछ बच्चे। लेकिन उस साल तो उसने पूरे साल काम किया ही नहीं, तो बीच में हुई या जब भी हुई तो उसके हिसाब से मंथ चेक कर लेना। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। वो कितना एग्जेम्प्ट है, जैसे वहाँ 100 एग्जेम्प्ट था, यहाँ कितने 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। फटाफट से बोलो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट है बच्चों, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। उसके बाद में क्या आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट है, पहले तो किसके लिए एग्जेम्प्ट है, इन 4 तरह के लिए, ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ एंड डम। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सभी के लिए एग्जेम्प्ट है या इन 4 तरह के एम्प्लॉइज के लिए, इन 4 तरह के लिए, ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ एंड डम। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस से प्लेस ऑफ ड्यूटी तक आने के लिए, आपको अपने घर से लेकर ऑफिस तक आने के लिए जो अलाउंस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो नॉर्मल आदमी के लिए बिल्कुल भी एग्जेम्प्ट नहीं है। इन 4 लोगों के लिए कितना है, 300 पर मंथ, सॉरी 3200 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। इसमें ऑफिस किसको आना होता है, बच्चे को आना होता है, नहीं। तो इसमें कोई चिल्ड्रन विल्ड्रन की बात नहीं है। आपको एक ही आदमी के लिए मिलेगा जो आप खुद एम्प्लॉई हो। अगर आपको कितना मिल रहा है, मान लो 4000। अब कुछ बच्चों को आदत क्या होती है, 4000 देखते ही कितने पर टैक्स लगा देते हैं वो, 4000 माइनस 3200। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेजोरिटी केस में वो आपको नहीं देगा कि ब्लाइंड और डेफ एंड डम है। तो आपको पूरे पर ही क्या करना है, टैक्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब यहाँ किससे है कि ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए, एम्प्लॉइज के लिए नहीं है। वो किसके लिए है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय, मतलब ट्रक ड्राइवर्स मान लो एक तरह से, उनके लिए कितना एग्जेम्प्ट है, 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस विच एवर इज लोअर। तो अब मान लो कि मैं 2 केस ले लेता हूँ, मुझे अलाउंस कितना मिला, 15,000 पर मंथ मिला, और सेकंड केस में कितना मिला, 12,000 पर मंथ। तो फर्स्ट केस में बताओ 70% कितना आएगा, 10,500 और 10,000 का लोअर, तो कितना आएगा 10,000। तो कितने पर टैक्स लगेगा, 15 माइनस 10 इंटू 12। और यहाँ पर 12,000 का 70% कितना आएगा, 8,400 और 10,000 का लोअर कितना आएगा, 8,400। तो 10,000 में से कितना एग्जेम्प्ट, 8,400, रिमेनिंग क्या होगा, टैक्सेबल। ये सब ठीक है। 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साल भर के। तो ये सारे के सारे जो लिखे थे तुम्हारे, जितने ये चारों अलाउंसेस लिखे थे ना, ये किस सेक्शन में है, 10-14-2, 10-14-2, ठीक है। अब वो कोई कुछ भी कहे, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, तो ये सब क्या है, गलत बात। आपको पूरा का पूरा क्या करना है, जितना मैं याद करवा रहा हूँ करवाना है। और क्यों करना है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड देख लो, हम कॉपी मंगवा के दिखवा देते हैं आपके, जिन बच्चों के सेक्शंस नहीं लिखे थे उनके मार्क्स क्या थे, कम। तो 10-14-2, ठीक है। फटाफट से, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना था, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस जाना, 3200 पर मंथ। उसके बाद में चौथा क्या था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क करने वाले एम्प्लॉइज़ को, वो कितना था, 70% और 10,000 विच एवरेज लोअर, और ये पर मंथ था। अब जो ये आगे के अलाउंसेज है, ये सारे कौन से हैं, 10-14-1 में, सारे कौन से हैं, 10-14-1 में, ठीक है। 10-14-1 में क्या लिखा हुआ है, जितना हम प्रेस्क्राइब करें उतना एग्जेम्प्ट है। और प्रेस्क्राइब मतलब वो कहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेस्क्राइब मेथड रूल 2BB में। तो रूल 2BB भले ही मत याद रखना, आपकी स्टडी मटेरियल में रेफरेंस नहीं है इसका, लेकिन 10-14-1 जरूर याद रखना। और आगे जो 6 अलाउंसेज है उनको मैं पहले से याद रखने के लिए क्या बोलूँगा, टेट जो। आगे जो 6 अलाउंसेज है उनको मैं याद रखने के लिए क्या बोलूँगा, टेट जो,
TADCHU, ठीक है। पहले 6 के 6 अलाउंसेस की सेम ही लिमिट है, इन 6 अलाउंसेस की क्या है, सेम लिमिट, TADCHU, इन 6 की 6 सेम लिमिट है। सुनो फटाफट से। T फॉर ट्रेवलिंग, A फॉर एकेडमिक, ठीक है, D फॉर डेली, C फॉर नहीं, C फॉर कन्वेंस, H फॉर हेल्पर और U फॉर यूनिफॉर्म, ठीक है। TEDCHU याद रखने के लिए मैं फटाफट से इन सबका पहले मतलब बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कितना कितना क्या है एग्जाम है। T फॉर ट्रैवलिंग था, ट्रैवलिंग अलाउंस किसके लिए है, आपको ऑफिस के काम के लिए टूर और ट्रैवल पर बाहर जाना पड़ता है, तो चाहे ट्रांसफ़र पर भी जाओ तो भी आपको कुछ खर्चे मिलेंगे। जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली भेज दिया ऑफिस के काम के लिए, मैं बीकानेर में हूँ, तो जो अलाउंस मिलेगा वो क्या है, ट्रैवलिंग। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या था, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, लेकिन ये क्या है, ऑफिस के काम के लिए आपको बाहर जाना है, ठीक है, आपको ऑफिस से घर के लिए नहीं दे रहे, ठीक है। तो नाम एक जैसे से हैं लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, ट्रैवलिंग हो तो अलग है और ट्रांसपोर्ट हो तो क्या है, अलग। टी के बाद क्या था, ए एकेडमिक। एकेडमिक किसको मिलता है, रिसर्च करने के लिए मिलता है, इसको रिसर्च अलाउंस भी बोलते हैं, या स्कूल वालों को भी अपने मतलब कैसे मतलब रिसर्च की जाए कैसे तरीके से आए, ठीक है, तो उसको क्या बोलता है, एकेडमिक। डी फॉर डेली अलाउंस, अब आप ऑफिस के काम के लिए कहीं दूसरी जगह चले गए तो ट्रैवलिंग के लिए तो मिल गया, लेकिन वहाँ रहना खाना और आपको नॉर्मल प्लेस से आप दूसरी जगह पर रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, और नहीं तो मोबाइल की रोमिंग लग जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा खर्चे मिलते हैं आपको ऑर्डिनरी प्लेस से दूसरी जगह पर रहने के लिए, उसको क्या मिलता है, डेली अलाउंस। ये मैटर भले ही याद मत करना, आपके एग्जाम में सीधा क्या आता है, नाम लिखा आता है। सी फॉर कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए आपको कन्वेंस, मतलब अब मैं समझ लो कि ये बीकानेर से बीकानेरी इनकम टैक्स ऑफिस गया, तो इसके लिए जो मिलेगा वो क्या है, कन्वेंस। और बीकानेर से दिल्ली गया ऑफिस के काम के लिए, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, ट्रैवलिंग। और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के लिए ट्रांसपोर्ट। और एच फॉर हेल्पर अलाउंस। हेल्पर मतलब मेरे पे वर्कलोड बढ़ रहा है तो मैंने बोला कि मेरे को कुछ पैसा एक्स्ट्रा दो, मैं एक हेल्पर रखूँगा तो उसके लिए। और यू फॉर यूनिफॉर्म, आप समझते ही हो कि आपको कुछ ऑफिस में क्या होते हैं, ड्रेस जरूरी होती है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो मिलता है। अब इन सब की लिमिट क्या है, इन सब में अगर आपके खर्च हो गया ऑफिस के लिए सारा का सारा, क्योंकि ये सारे ऑफिस के लिए मिले, तब कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर क्या हो गया, खर्च नहीं हो पाया, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपके लिए, टैक्सेबल। जैसे मुझे मिला 500 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस और मेरा खर्च कितना हुआ 400, तो मेरे 100 रुपये पर टैक्स लग गया, ठीक है। और मंथली मिलता है तो 12 महीनों का होता है, तो जितना मिला उसमें से अगर खर्च हो गया तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, और बच गया तो वो क्या है, टैक्सेबल। और 500 के अगेंस्ट 600 खर्च हो गया तो मेरी इनकम नेगेटिव नहीं होगी, फिर पूरा का पूरा क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। मेरे टैक्सेबल कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव 100 रुपये की इनकम नहीं आएगी, ठीक है। तो इनका अगर मैं बोलूँ कि एग्जेम्प्ट कितना है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ज़्यादा खर्चा कर दिया तो नेगेटिव इनकम नहीं होगी, कम खर्चा हुआ तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब ये आगे क्या है, अगेन 10, 14, 2 के, ये अगेन वापस से किसके हैं, 10, 14, 2 के। कौन से ट्रैवल एरिया अलाउंसेस। ये एरिया याद मत रखना, अगर दे दे तो 200 रुपये पर मंथ, अगर कौन सा दे दे, ट्रैवल एरिया। ये कभी भी नहीं आया, इनमें से बस कौन सा याद रख लेना तुम, ये वाला अंडरग्राउंड अलाउंसेस फॉर कोल माइंस, क्योंकि ये क्या है, ट्रैवल एरिया में जो काम करता है उसको मिलता है 200 रुपये पर मंथ, जितना भी मिलता है उसमें से 200 रुपये पर मंथ क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। अंडरग्राउंड अलाउंसेस फॉर कोल माइंस के लिए कितना एग्जेम्प्ट है, 800 रुपये पर मंथ, ठीक है। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2600 रुपये पर मंथ। कंपलसरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस कितना है, 1000 रुपीज़ पर मंथ। स्पेशल कंपलसरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस 4200। ये क्या है, स्पेशल ये एरिया बताए गए हैं जो एरिया में आपकी ड्यूटी लग जाती है, तब आपको क्या आता है, अलाउंसेस मिलता है, और ये एग्जाम्प्ट। और ये क्यों नहीं आते, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग एरियाज़ है। ये एरियाज़ आपको नहीं पता होगा तो आपको कैसे, मतलब ही नहीं है इसको याद करने का, लेकिन बाई चांस नाम देके कर दे तो आप इतना ये लिमिट से याद रखना, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने नीचे क्यों लिखे हैं ये वाले 10, 14, 2 के ही वापस, पहले मैंने बीच में 10, 14, 1 क्यों लिख दिया, इससे ऊपर वाले एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, इनमें से कुछ भी नहीं पूछा गया, ठीक है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस ग्रांटेड टू आर्म फोर्सेज इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, उसमें कितना है 3250, तो इनको आप खुद से याद कर ले, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, HRA, इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है, इसको ढंग से करना है। हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन कौन सा है, 1013A। पहले मुझे तो 1014(1) में क्या है, जिनमें मॉनेटरी लिमिट है 100 रुपये 200 रुपये, आप खर्च कितना करते हो इससे कोई मतलब नहीं है। 1014(2) में क्या है, जितना खर्च कर दिया उतना एग्जाम्प्ट, बाकी क्या है टैक्सेबल। अब हम क्या कर रहे हैं, 1013A HRA। बच्चों मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, 1014(2) में क्या है, मॉनेटरी लिमिट वाले अलाउंसेज है, और 1014(1) में क्या है, जो जितने खर्च हो गए, तो मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, 1013A HRA।
इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस किसके लिए दिया जाता है? आप अपने एम्प्लॉई को घर में रहने के लिए उसका किराया लगता है, तो उसके आप कवर अप करने के लिए अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो आपकी इनकम है। अब उसमें से भी आपको कुछ क्या है, एग्जम्पशन है। कितने एग्जेम्प्ट है? लीस्ट ऑफ द 3 लिमिट्स। जो HRA आपको मिला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और अमाउंट इक्वल टू 50 और 40% ऑफ सैलरी। हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है? इन 3 में से अगर आपको जितना HRA मिला वो, और रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दो वो, और तीसरा क्या है, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा और ये नहीं मतलब ऐसे नहीं आएगा कि लिख दो, क्या आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। और अमाउंट इक्वल टू 50 और 40% ऑफ सैलरी। 40% कब लेना है और 50% कब लेना है? 50% कब लेना है? जब हाउस DMCK में हो। DMCK याद रखने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। और सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये मैंने एक बार बोल दिया, अब मैं इसका समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सुनो, मेरे को मेरा एम्प्लॉयर HRA, बच्चों मैं अपने बुक के एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूँ ताकि आपका क्या बुक का क्वेश्चन भी कवर हो जाए। 4.16 मतलब 4.15 पर इलिस्ट्रेशन 1, मिस्टर राजकुमार एंड द फॉलोइंग रिसीट्स। बेसिक सैलरी उसको कितनी मिलती है? 3000 पर मंथ। इस पर तो पूरे पर ही टैक्स लगेगा। डियरनेस अलाउंस कितना है? 600 पर मंथ। इस पर भी क्या लगेगा? पूरे पर ही टैक्स। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है? महंगाई के लिए आपको रुपये देना। कमीशन पर भी क्या लगेगा? टैक्स। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज मिलती है मुझे, और इसके अलावा क्या मिलता है? HRA कितना मिलता है? 900 पर मंथ। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। तो HRA मिलता है तो कितना है? 900 रुपये पर मंथ। अब इसमें 3 में से जो सबसे कम लिमिट आएगी उतना क्या आएगा? एग्जेम्प्ट, और बचे हुए पर टैक्सेबल आएगा। तो ये पूरी इनकम नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ क्या पूछ रहा है? HRA कितना एग्जेम्प्ट है, HRA कितना एग्जेम्प्ट है। एज्यूमिंग दैट ही हैज पेड अ रेंट ऑफ 1000 फॉर हिज अकोमोडेशन एट कानपुर, DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब देखो पहले तो ये सुन लो, DA 2 टाइप का होता है, एक तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और इसी को ही बात आगे क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, या इसको क्या बोलते हैं? अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। और दूसरा क्या होता है? अदर मतलब नॉर्मल DA। अगर DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका PF समझते हो, प्रोविडेंट फंड, जो पैसा आपको लास्ट में मिलेगा। अब PF का कंट्रीब्यूशन आपका DA पे भी कटता है। रिटायरमेंट के जितने भी बेनिफिट्स आपको मिलने हैं उसके लिए आप DA को किसका पार्ट मानते हो? सैलरी का। तब तो हम DA को क्या बोलते हैं? DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जैसे मान लो मेरी बेसिक सैलरी कितनी है? 10,000, और DA कितने हैं? 4,000, और मैं अपना PF किस पर कटवाता हूँ? मेरी सैलरी में से 12% PF कटता है 14 पर, तो मैं DA को क्या बोलूँगा? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। और अगर मैं 10,000 का ही 12% कटवाता हूँ तब क्या होगा? DA इज नॉट अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो DA को अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कब बोलते हैं? बोलो। जब इसके ऊपर आपके रिटायरमेंट के पार्ट बेनिफिट्स कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि DA क्या है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। अब इसका मतलब क्या है? मैं आपको यूज़ क्या है इसका? DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका यूज़ क्या है बताता हूँ। अब मुझे बताओ HRA मिला कितना मुझे? 900 रुपये पर मंथ। HRA मिला कितना मुझे? 900 रुपये पर मंथ। तो 900 रुपये पर मंथ मिला है, तो मेरी 3 में से जो सबसे कम लिमिट आएगी वो एग्जेम्प्ट है। तो 900 इंटू 12, 10,800। पहली लिमिट तो ये होगी कि एक्चुअल HRA। पहली लिमिट क्या है? एक्चुअल HRA। पहली लिमिट क्या है? एक्चुअल HRA। दूसरी लिमिट क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ 1000 इंटू 12। रेंट पर मंथ कितना दिया? 1000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो बेसिक कितना है? 3000 प्लस DA क्वेश्चन में लिख रखा है कि DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो बेसिक प्लस DA ले लिया और इंटू क्या किया? 12। क्यों किया? साल भर के निकालने के लिए, और इसका 10%। तो दूसरी लिमिट क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। पहले लिखोगे रेंट पेड, फिर सैलरी में क्या लोगे? बेसिक प्लस DA। अब उसको मोटर कार भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है, वो कुछ नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है? बेसिक प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। एक चीज और आएगी, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, वो इसमें है नहीं। तो यहाँ सैलरी का मतलब क्या होगा? बेसिक या बेसिक प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर इंटू 12। तो ये 12,000 आ गया रेंट पेड, ये आ गया सैलरी का 10%, ये आ गई सेकंड लिमिट। और थर्ड लिमिट क्या है? 50 और 40% ऑफ सैलरी। अब ये कहाँ पर है? कानपुर में है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये रहा कानपुर में। तो 40%। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता होता तो क्या लेते? और यहाँ पर भी सैलरी में क्या आएगा? बेसिक प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर इंटू 12 क्यों किया? साल भर के लिए, और 40। तो इन तीनों में से लीस्ट क्या आ गया? 7680। तो 7680 क्या रह गया? एग्जेम्प्ट। मिला कितना था? 10,800। उसमें से इतना एग्जेम्प्ट हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा? टैक्सेबल। एग्जेम्पशन के लिए इधर क्या लिखोगे? सेक्शन 1013 है। देखो याद होंगे आपको, और फिर भी लिखना भूल गए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता आपको, ठीक है।
ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम क्या लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन दिएगा। एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। मिस्टर मोहित की बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ, और डीए भी कितना मिलता है, 100% ऑफ बेसिक सैलरी। 50% ऑफ डीए इज इंक्लूडिंग इन सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो डीए कितना मिलता है, 100%, मतलब मिलता 10,000 है, लेकिन सैलरी का पार्ट कितना मानना है आपको, एचआरए के एग्जामिशन के लिए 50%। द कंपनी गिव्स हिम एचआरए 6,000 पर मंथ विच वाज इंक्रीज टू ₹7,000 विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। अब सुन लो मेरी बात, कोई भी चीज़ चेंज हो गई ना, चाहे सैलरी चेंज हो गई, मान लो यहाँ पर इधर क्या चेंज हो गया, एचआरए, तो आपको इस पीरियड की अलग वर्किंग करनी है, इस पीरियड की अलग वर्किंग करनी है, इस पीरियड की अलग वर्किंग करनी है। कहीं पर भी कोई चीज़ चेंज होगी तो आपको वर्किंग क्या करनी है, अलग अलग। तो आपकी पहली वर्किंग कहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी, 1-1 को क्या चेंज हो गया, एचआरए। इसके अलावा इन सैलरी कब चेंज होगी, 1-2 को, तो 1-1 तक की अलग, 1-2 की अलग। अब रेंट भी चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, अप्रैल मई का अलग था, जून से अक्टूबर का अलग था, नवंबर से मार्च का क्या था, अलग था। तो कहाँ कहाँ पर चेंज हो गया, अप्रैल मई की अलग वर्किंग, जून से अक्टूबर की अलग, नवंबर से दिसंबर की अलग, क्योंकि एक एक को क्या चेंज हो गया, एचआरए चेंज हो गया। फिर दिसंबर से फेब मतलब जैन की अलग, क्यों अलग, क्योंकि 1-2 को फिर क्या चेंज हो गया, सैलरी चेंज होगी, और उसके बाद में मार्च तक की अलग। तो रेंट भी चेंज हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो पहले तो अप्रैल और मई यहाँ अलग क्यों करी, मई में रेंट चेंज हो गया, जून से अक्टूबर में फिर अलग क्यों करी, रेंट चेंज हो गया, नवंबर से दिसंबर में क्यों चेंज करी, क्योंकि एचआरए चेंज हो गया था, एक एक को क्या चेंज हो गया था, एचआरए चेंज हो गया था। और उसके बाद में जैन की अलग क्यों करी, क्योंकि आगे सैलरी चेंज हो गई, और फेब मार्च में कुछ चेंज नहीं हुआ तो अलग कर दिया, ठीक है। अब इसने 3 लिमिट लेनी होती है, कौन कौन सी है फटाफट से बताओ। पहली एक्चुअल एचआरए, एक्चुअल एचआरए। दूसरा क्या होता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा क्या होता है, 40-50% ऑफ सैलरी। अब इसके लिए इसने लिमिट तो तीनों नीचे बनाई है, इधर ए, बी और सी, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी इसलिए कंप्यूट कर रहा है पहले से, ताकि उन लिमिट को पूरा करने में मेरे को बीच में वापस दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इसने क्या लिखा, बेसिक सैलरी पर मंथ इन महीनों में, यहाँ 11,000 लिख दी क्योंकि ये चेंज हो गई थी। फिर डीए मिलता कितना था, सैलरी का 100%, लेकिन हमें अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट कितना था, 50%, तो ये डीए लिख लिया। 15,000 15,000 15,000, ये सैलरी का मतलब आ गया एचआरए के लिए, एचआरए के एग्जामिशन के लिए सैलरी में ये चीज़ें आएगी, कमीशन इसमें है ही नहीं, बेस्ड ऑन टर्नओवर, तो ये 2 ही लेना। उसके बाद क्या हो गया, रेलेवेंट पीरियड यहाँ कितना है, 2, 5, 2, 1, 2, तो इस पीरियड की टोटल सैलरी कितनी होगी, 30,000, इसकी कितनी होगी, 75,000। तो ये इसने क्या कर दिया, ये निकाल लिया, ये इस पीरियड की सैलरी आ गई 4-4 महीनों की। रेंट पेड कितना है, पहले नील था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, फिर 6,000 × 5 था, फिर 8,000 हो गया, फिर 8,000 × 1, तो ये इन पीरियड का क्या आ गया, रेंट पेड। अब हम लिमिट निकालनी स्टार्ट करते हैं। पहली लिमिट क्या है, एक्चुअल एचआरए। तो एक्चुअल एचआरए आपको पहले कितना मिल रहा था, 6,000, और बाद में चेंज हो गया, कितना हो गया था, 7,000। तो जिन पीरियड में 6,000 था वो ये वाले 6 × 2, 6 × 5, 6 × 2, यहाँ से 7 हो गया, तो 7,000 × 1 और 7, ये तो क्या आ गया, एक्चुअल एचआरए। फिर क्या आएगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड की वर्किंग हमने ऑलरेडी बना रखी है, तो ये तो नील है, तो जहाँ ये नील हो वहाँ ये लिमिट लगानी ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एग्जामिशन नहीं हो सकती। रेंट पेड नील है, माइनस 10% करोगे तो एग्जामिशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव। एग्जामिशन कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये लिमिट क्या होगी, नील होगी एक तरह से, ठीक है। उसके बाद में इस पीरियड पर आओ, इस सेकंड वाले में रेंट पेड कितना है इस पीरियड में, 30,000। रेंट पेड कितना है, 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है, 75,000, इसका 10%, तो 30,000 का 75% कितना आएगा, सॉरी 30,000 माइनस 75,000 का 10% आएगा, 7500। तो ये लिमिट कितनी आ गई, 22,500। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगली बार कितना रेंट पेड था, 16,000, 10% ऑफ सैलरी कितना आएगा, 3,000, तो 16,000 माइनस 3,000 कितना आएगा, 13,000। ऐसे ये सभी पीरियड में निकाल लिया, ठीक है। और अगला क्या होता है, 40 या 50% ऑफ सैलरी। सैलरी हमने इन पीरियड की अलग से निकाल रखी है, कितनी कितनी है, ये वाली। तो यहाँ पर वो किस में था, 40% में, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले वो किस में रह रहा था, गाजियाबाद में, फिर बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गया, तो जब दिल्ली में हुआ तो 50% सैलरी निकाल रखी थी ना इस पीरियड की, कितनी थी, 75,000। 75,000 का 40% करा तो कितना आ गया, 30। तो पहली लिमिट ये होगी, सेकंड लिमिट ये होगी, और थर्ड लिमिट ये होगी। तो एक्चुअल एचआरए मिला था 30, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ये आ गया, और 40% ऑफ सैलरी। अब इन तीनों में से क्या आ जाएगा, लोएस्ट वाला पार्ट क्या आ जाएगा, एग्जेम्प्ट।
इन तीनों में से लोएस्ट वाला पार्ट एग्जेम्प्ट आ जाएगा। तो यहाँ तो एग्जेम्पशन जीरो होगी। जब भी रेंट पेड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब आप अपने घर में रहते हो या पापा के साथ रहते हो तो एग्जेम्पशन हमेशा क्या आएगी, नील ही आएगी। तो इसमें तो एग्जेम्पशन क्या होगी, नील। यहाँ पर तीनों का लोअर बताओ, 1 2 3 22,500। यहाँ पर 12 13 और 15 का लोअर कितना आ गया, 12,000। तो ये तो क्या आ रहा है, एग्जेम्प्ट वाला पार्ट आ रहा है। और अगर मैं टैक्सेबल पूछूं तो क्या होगा, HRA मिला कितना था मुझे 30, एग्जेम्प्ट कितना हो गया 22,500, तो टैक्सेबल कितना हो गया 7,500। HRA मिला कितना था 12, एग्जेम्प्ट कितना हो गया, एग्जेम्प्ट कितना हो गया 12 का 12, तो टैक्सेबल क्या हो गया नील। तो मिला कितना 7,000, एग्जेम्प्ट कितना हो गया 6500, तो टैक्सेबल कितना हो गया 500। तो ये तो क्या आ गया, टैक्सेबल HRA। अब इसने पूछा क्या, देखो क्वेश्चन में, कंप्यूट इज ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी का मतलब टोटल सैलरी बताओ। तो एग्जेम्प्ट HRA कितना आ गया 21,300। इसके अलावा उसको बेसिक भी तो मिल रही थी। बेसिक कितनी मिल रही थी, 10,000 इंटू 10 और 11,000 इंटू 2 कितना हो गया 1,22,000। और इसके अलावा उसको क्या मिल रहा था, DA। सर DA तो 50% लेना है, नहीं, वो तो HRA के लिए कितना लेना है 50%। DA खुद मिल कितना रहा था, सैलरी का 100%। तो DA इज फुली टैक्सेबल, चाहे अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो चाहे नहीं हो। बट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एग्जेम्प्ट HRA ओनली अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट DA विल बी टेकन। तो जब टोटल सैलरी पूछेगा तो बेसिक भी लोगे और क्या लोगे, DA। और वो कौन सा लोगे, पूरा का पूरा। HRA कौन सा लेना है, जो आपने वर्किंग से निकाला है वो वाला टैक्सेबल। यहाँ DA पूरा टैक्सेबल होगा जब, लेकिन यहाँ पर सैलरी की वर्किंग लेंगे तो DA क्या लिया जाएगा 50 अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें कमीशन था, उसको हमने सैलरी का पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि कमीशन सैलरी का पार्ट HRA के लिए तभी होता है जब वो क्या हो, टर्नओवर का 1% हो। टर्नओवर मतलब जैसे आपको 2 कमीशन मिलते हैं, सेल्स का 5% और दूसरा फिक्स मंथली कमीशन। तो आपको कौन सा लेना है, आपको कौन सा लेना है, सिर्फ सेल्स का 5% HRA के लिए। इन दोनों पर टैक्स लगेगा, लेकिन HRA के एग्जेम्पशन के लिए जो सैलरी का मतलब है उसमें सिर्फ क्या आएगा, सेल्स का 5%। ये ग्रेजुटी जब करेंगे ना उसमें भी सैलरी का मतलब यही है, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं HRA खत्म करता हूँ। फटाफट से मुझे बताओ अलाउंसेस वाला पार्ट पर आओ वापस से एक बार। अब बच्चों कुछ फुली टैक्सेबल अलाउंसेस है, ये याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। जो भी अलाउंस जो आपने सुना नहीं हो वो क्या है, फुली टैक्सेबल। ठीक है, एग्जाम में 2-3 बार DA तो आपने सुन ही लिया। ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है, आपका दूसरी जगह जॉब लगवा देते हैं दूसरी सिटी में। ठीक है, मेडिकल अलाउंस आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल है। एग्जाम में ये पूछे हुए हैं कौन कौन से, टेलीफोन अलाउंस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम में क्या दिया हुआ है, टिफिन लंच डिनर अलाउंस, ये सब दिया। तो ये पूरे के पूरे क्या है, टैक्सेबल। सर हमने सुना था कि 50 रुपये तक का एग्जेम्प्ट होता है खाना वाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब आपको खाना खिलाए तब 50 रुपये एग्जेम्प्ट होता है। अलाउंस का मतलब क्या है, पैसा देना, ना कि खाना खिलाना। मेडिकल अलाउंस में भी आपने बहुत सारा क्या है सुना होगा, मेडिकल में भी, लेकिन मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी, मेरा ट्रीटमेंट ही करा दे तब क्या है, कुछ एग्जेम्पशन है। लेकिन मेडिकल अलाउंस का मतलब आपका ट्रीटमेंट नहीं कराया, आप को रुपए दे दिए, अब आपका ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है हर महीने 2,000 रुपये, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। भले उसमें से आप सारा ट्रीटमेंट करवा लो तो भी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा तब कुछ एग्जेम्पशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो आपको क्या कहता है कि आप फिक्स 4,000 रुपये महीना ले लो और आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट खुद करवा लो, तो आपका ये 48,000 पर टैक्स लगेगा, भले ही आपका इसमें से कुछ खर्च भी हो गया हो मेडिकल ट्रीटमेंट पे। तो ये पूरे के पूरे क्या है, टैक्सेबल है। और ये वाले अलाउंसेस क्या है, पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट। ये आपके स्टडी मटेरियल में लिखे हुए हैं, मैंने लिख दिया, लेकिन इनमें से कोई भी एग्जाम में आने लायक नहीं आता। UPSC के चेयरमैन आपके क्लाइंट नहीं होंगे। UPSC क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS और के पेपर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। हाई कोर्ट के जजेस को, UNA के एम्प्लॉइज को, तो मतलब ये जनरल एम्प्लॉइज है, रिलायंस टाटा में काम करने वाले लोग हैं या स्पेशल पोस्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को समचुरी अलाउंसेस मिलता है। इसके अलावा क्या मिलता है, अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया। तो क्या क्या बात होनी चाहिए, गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, एम्प्लॉई, और क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, और अलाउंसेस कहाँ मिले, आउटसाइड इंडिया, तब क्या होगा, एग्जाम। तो ये फुली एग्जाम्प्ट वाले याद कर लेना। इसमें से मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, और HRA याद कर लेना। इसके अलावा सारे के सारे जो बचे हुए कोई भी नाम से आ जाए पूरा क्या है, टैक्सेबल। अब एक बार सुनो, मैं एक बार तो इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अगले जो रिवीजन की वीडियो बनेगी कितने टाइम की, टोटली सैलरी की 1 घंटे की, उसमें क्या बोलूँगा मैं, उसमें सुन लो ताकि ये भी एक बार वापस हो जाए। उसमें मैं कोई प्रोविजन नहीं लूँगा, मतलब क्वेश्चन नहीं लूँगा, उसमें सीधा क्या बोलूँगा बताओ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है बच्चों,
₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। इसमें मैंने क्वेश्चन बनाया था, वो सब नहीं बनाऊंगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितने हैं? ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ये किस काम का होगा? सिर्फ एग्जाम वाले दिन सुनने का होगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे ना। पहले से आप खाली इतना सुन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बिना क्वेश्चन के अगर मैं रिवीजन वीडियो बना दूं तो कोई काम की नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्या आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें 1 घंटे में टोटल सैलरी बोलूंगा, वो सिर्फ कब की काम की है? एग्जाम वाले टाइम। ठीक है, तो अब मैं एक बार फटाफट से, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसके लिए एग्जेम्प्ट है? ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ एंड डम के लिए 200 पर मंथ। और उसके बाद में क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो है उनके लिए कितना है? 10,000 और 70% विच एवरेज लोअर पर मंथ एग्जेम्प्ट है। और टेट के अलाउंसेस कितना एग्जेम्प्ट है? टेट में क्या रहता है? T फॉर ट्रैवलिंग, A फॉर एकेडमिक, D फॉर डेली, C फॉर कन्वेंस, H फॉर हेल्पर, U फॉर यूनिफॉर्म। ये जितना बच जाए उतना टैक्सेबल है, खर्च हो गया तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। ये सब लिमिट एक बार के लिए याद कर लेना, बाई चांस आ जाए तो। आज तक तो आया नहीं। गोल माइंस वाला याद रख लेना, कितना है? 800 पर मंथ क्या है? एग्जेम्प्ट। फुली टैक्सेबल को याद रखने की जरूरत नहीं है। 1014(2) में कौन से है जिनमें मॉनेटरी लिमिट है? वो सारे कौन से? 1014(2) के। 1014(1) वाले कौन से हैं? टेट वाले, जिनमें मॉनेटरी लिमिट और नहीं थी। ठीक है, ये इनके अलग अलग सेक्शन है या नोटिफिकेशन है फुली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस के। ठीक है, ये एक बार देख लेना। ठीक है, इनमें से आएगा नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के जजों की ज़्यादातर चीज़ें एग्जाम्प्ट हो जाती है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कुछ भी कम ना करने का नंबर थोड़ी मिलेगा। HRA की 3 लिमिट है। पहली लिमिट क्या है? एक्चुअल HRA जो मिला। दूसरी लिमिट क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा 50-40% ऑफ सैलरी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में कितना है? 50%। अब बताओ, खाली इतना बोल दूँ तो कोई रिवीजन हो जाएगा क्या? नहीं, को प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो गलती कर दोगे, तो एक बार तो मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा, थोड़ा चाहे 4-5 घंटे लग जाए। अब पेपर वाले दिन के लिए मैं रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ क्या बोलूँगा? प्रोविजन। सैलरी मीन्स बेसिक डी अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। खाली फिक्स कमीशन और 5,000 रुपया महीना तो नहीं आएगा। इन DA पूरा का पूरा टैक्सेबल है, बट HRA के लिए जहाँ जहाँ सैलरी यूज होती है, कहाँ होती है? 10% ऑफ सैलरी के लिए और 50 और 40% ऑफ सैलरी के लिए। इसमें क्या लेना है आपको? DA सारा लेना है या अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला देना? ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड फॉर इट। और उसके बाद में कमीशन कौन सा लेना है? फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इसके अलावा आपको कार, घर, गाड़ी कुछ भी मिल रहा है, सैलरी का पार्ट नहीं होगा HRA की एग्जम्पशन कंप्यूट करने के लिए। बस, तो ये अलाउंसेस के बारे में इतना ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाएंगे, इसको रोका।